आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज। जी हां, हाथरस कांड में सीबीआई का दूसरा दिन है जांच का और सीबीआई हर एक जांच पड़ताल में उस पहलू को उजागर करने की कोशिश कर रही है, तमाम सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है, चाहे वह पहले दिन की केस की डायरी से हो या फिर उस घटना स्थल पर जहां पर उस पीड़िता के साथ दरिंदगी की हद को पार किया गया था। सीबीआई जांच का दूसरा दिन मंगलवार की अगर बात की जाए तो सीबीआई की टीम एक्शन में दिखाई दी थी। हाथरस के बुलगड़ी गांव में अलग अलग इलाकों में भी पहुंची और यहां क्राइम सीन से लेकर दाह संस्कार वाली जगह पर सीबीआई ने दौरा किया। इसके अलावा पीड़िता की मां, भाई और आसपास के लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी ली गई। सीबीआई की टीम लगातार अपनी जांच को इस मामले में आगे बढ़ा रही है। साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई ने पहले दिन में हाथरस में क्या कुछ काम किया, क्या कुछ इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में किया। सीबीआई की टीम ने सोमवार को केस से जुड़े कागजात और डायरी इकट्ठा किए। इसके बाद जांच का एक्शन शुरू हुआ। सीबीआई की टीम क्राइम सीन पर पहुंची जहां पर 14 सितंबर को घटना घटी थी। यहां की वीडियोग्राफी की गई और पूरे इलाके को सील किया गया। आसपास की जगह को जांचा गया। सीबीआई ने इस जगह पर करीब 4 घंटे का वक्त बिताया। साथ ही पीड़िता के भाई और मां को भी क्राइम सीन पर बुलाकर उनसे पूछताछ की। देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जब सीबीआई यहां थाने से निकलती है। सीबीआई की टीम ये चंदपा थाना यहां से गांव पहुंचती है और गांव में इस पूरे इलाके को सील किया जाता है और फिर घटना स्थल पर सीबीआई की टीम पहुंचती है, एक एक सबूत जुटाती है। हालांकि सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि वक्त ज़्यादा बीत चुका है इस पूरे घटनाक्रम को और उसके बाद सीबीआई की टीम पहुंची है, क्योंकि इस बीच तमाम सारी जांच एजेंसियों ने भी अपने अपने स्तर पर जांच की और हाथरस में इस गांव की अगर बात की जाए तो हजारों के हजार संख्या में लोग भी पहुंचते हुए नजर आए और क्राइम सीन पर अब सीबीआई ने अपने स्तर पर जांच शुरू की है। आपको बता दें, जिस स्थान पर पीड़िता का दाह संस्कार किया गया, सीबीआई की टीम वहां पर भी पहुंची। इस दौरान पीड़िता का भाई सीबीआई की टीम के साथ रहा, जिसने पूरी घटना का वर्णन किया और इसी के बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ गेस्ट हाउस भी ले गई, जहां 4 घंटे उसे रखने के बाद उसे बाद में छोड़ दिया गया। सीबीआई ने क्या पूछा ये भी हम आपको बता देते हैं। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वीडियोग्राफी की और पूरे इलाके को मापा और फिर भाई को बुलाकर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पीड़िता के भाई से ये सवाल किए थे, आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई, आपने उस दिन क्या क्या देखा था, ये दूसरा सवाल। और तीसरा, आप कैसे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे, वारदात के वक्त पीड़िता की हालत कैसी थी। ये एक के बाद एक सवाल पीड़िता के भाई से पूछे गए। आपने मौके वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था, ये भी सवाल किया गया। जिस दिन वारदात हुई उस दिन पीड़िता अपनी मां के साथ मौजूद थी। ऐसे में सीबीआई ने पीड़िता की मां को भी मौके पर बुलाया और पूरी जानकारी ली। यहां पर भी सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मां से जो सवाल किए वो भी हम आपको बताते हैं। वारदात के वक्त वो किस जगह पर मौजूद थी, क्योंकि मौका वारदात पर बुलाया गया था मां और पीड़िता के भाई को। उसके बाद वहीं पर ये सवाल किए गए थे कि मौका वारदात की अगर बात की जाए, जिस वक्त ये घटना घटी, आप किस स्थान पर थीं, उस वक्त पीड़ित बेटी ने उनसे क्या कहा, उनकी बेटी ने उनसे आखिरी बार वहां पर जब घटना हुई तब क्या कहा, खेतों में कोई और भी था जिसने आपको देखा हो, क्योंकि 40 लोगों से एसआईटी की टीम भी पूछताछ कर चुकी है। 40 लोग प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। इसलिए सीबीआई का ये सवाल भी बेहद अहम था कि खेतों में और भी कोई था जिसने आपको देखा हो, क्या आपने मदद के लिए किसी को आवाज़ लगाई थी तो कौन कौन आया था, क्योंकि 40 लोग सस्पेक्टेड थे जिनको इस पूरे घटनाक्रम में चश्मदीद बनाया गया था, जहां पर एसआईटी ने उन 40 से पूछताछ की थी। जी हां, वो गांव के ही लोग थे, पड़ोसी ही थे जो खेतों पर काम कर रहे थे। उन्हीं लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई के सामने पीड़िता के बयान बेहद अहम है। इन पीड़ित परिवार के बयान बेहद अहम है, क्योंकि सीबीआई को अब जांच मिली तब तक सबूत समय बहुत बीत चुका था। साथ ही आपको ऐसे इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो सीबीआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि सच को कितनी परतों से यहाँ उधेड़ना पड़ेगा और खंगा कर लाती है, क्या क्या सबूत निकालकर, क्या क्या अहम सुराग निकालकर सीबीआई लाती है, ये महत्वपूर्ण है। सीबीआई से पहले इस मामले की जांच को यूपी सरकार के द्वारा गठित एसआईटी भी लगातार कर रही है, क्योंकि सबसे पहली जो शुरुआत हुई जांच पड़ताल की वो एसआईटी के द्वारा हुई, पुलिस के बाद। पुलिस ने हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि शुरुआती में जब ये घटना घटी उसके बाद ही पुलिस की लापरवाही सामने आई और यही वजह है कि यूपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक को इस पूरे मामले में अदालत ने कड़ी फटकार भी लगाई। अगर पुलिस पहले दिन से ही अपनी भूमिका को ठीक से निभाती तो शायद आज इस तरह की नौबत नहीं आती। तो खेत से लेकर सीबीआई अब लगातार हर एक पहलू की जांच कर रही है। इंसाफ
दिलाने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इंसाफ मिलेगा, सभी को उम्मीद, सभी को भरोसा। एक्शन में है सीबीआई, मौका वारदात की जांच पड़ताल की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है और इतना ही नहीं, खेतों से लेकर घर तक सीबीआई की जांच तलाश जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है। इंसाफ की गुहार। अस्थि विसर्जन से इनकार हालांकि परिवार ने किया था कि अस्थि विसर्जन वो नहीं करेंगे, ये अदालत में परिवार की तरफ से कहा गया था कि हम अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। हालांकि सीबीआई अब उस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी है, दूसरा दिन, और दूसरे दिन के साथ ही आपको बता दें कि जब से पूरी तरीके से इस केस को हाथ में लिया सीबीआई ने, उसके बाद से इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई एक के बाद एक अहम सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। यह भी माना जा रहा है कि सीबीआई जब तक इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं कर देती है, तब तक सीबीआई वहां पर डेरा भी डाल सकती है। और मेहमानों का रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे घटनाक्रम की कवायद को, और इसके साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स के साथ भी सलाह मशवरा होगा कि आखिर कैसे पूरी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई न्याय की ओर आगे बढ़ेगी। पंकज जोशी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंकज जोशी जी, एक के बाद एक लगातार जो पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है, हालांकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, एक बड़ी चुनौती सीबीआई के सामने है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एसआईटी ने भी पहले जांच पड़ताल की है, चाहे वो क्राइम सीन हो या बाकी अन्य जगहों की बात की जाए, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती तो है सीबीआई के सामने। देखिए, बिल्कुल चुनौती है, लेकिन हमने कहा कि जितने भी कानूनी पहलू हैं, उन कानूनी पहलुओं के अंदर जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद जो है सरकार जो है उसमें करेगी कि जो लोग भी उसमें जो है क्रिमिनल हैं, पीड़ित हैं, और जिन लोगों को पीड़ितों को न्याय मिले और जो क्रिमिनल लोग हैं उनको सजा मिले। और इसीलिए लगातार सीबीआई की जांच में जो है हमने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के जो है जांच के अधीन करिए कि उनके निर्देशों के अधीन उनकी जांच होगी, जिससे एक एक पहलू की जांच जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो है निगरानी के अंदर हो, तो इन बात का जो है खुलासा हो सके कि उस टाइम पे जो क्रिमिनल से वो बच नहीं पाए, जिन चीजों की चीजें हैं वो सामने आए। और इन खास करके इनके साथ ये बात भी है कि जो ये घटना हुई, इस घटना के पीछे जो लोग जो है कुछ दूसरी मंशा भी थी, तो वो भी सामने जो है आ सके। हाथरस घटनाक्रम जोशी जी, जब से हुआ ये भीभत्स कांड, उसके बाद से हर ओर हर तरफ से जांच एजेंसियां, न्यायपालिकाएं लगातार इस मामले को लेकर किस तरह से सरकार को फटकार लगाने से लेकर या तमाम जो चूक हुई पुलिस कर्मियों से, सभी को, और हर किसी ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा भी की है, चाहे फिर हाई कोर्ट की बेंच हो लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, या फिर खुद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए, या सुप्रीम कोर्ट। आज तो आपको हलफनामा भी सौंपना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सुनील जी, हमने कहा ना कि हम जो कानूनी पहलू जितने हो सकते हैं उनकी पूरी पालना करेंगे, लेकिन आप एक चीज देखिए कि पूरा यूपी के अंदर आप देखिए कि हमने कहा कि जो सीबीआई की जांच होगी सुप्रीम कोर्ट की जो है निगरानी में होगी। हमने जो चीजें कही वो लगातार कही, चाहे एसआईटी का गठन हो, चाहे वहां की जांच हो, चाहे वहां का जो है डीएम को निलंबन करने की बात हो, जिन पर कार्रवाई करने की बात हो, उन पे कार्रवाई करने की बात हो। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि ऐसी की ऐसी घटना जो है राजस्थान के अंदर होती है कि जो है इस बर्बरतापूर्वक जो है किसी व्यक्ति को जला दिया जाता है, ना कोई आज तक कोई जांच है, ना आज तक जांच टीम वहां पर पहुंची है, ना उसको जो मिलना चाहिए था मुआवजा आज की डेट तक जो है आप देखिए कि 2 दिन पहले तक उस घर में जो है 10 किलो आटे के अलावा जो है आपको कुछ नहीं मिला, जो अंदर चीजें मिली कपड़े पहनने को नहीं है। माफ कीजिएगा जोशी जी, कहां पहुंच गए आप? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो चीज हो रही है उनमें देखिए ना दूसरी जगह, लेकिन हम यूपी के अंदर जो जांच है ना आप करा रहे हैं, विषय से भटकना नहीं, दूसरे ट्रैक पर नहीं जाना। यहाँ कोई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी या कोई और पीएफआई के लोग नहीं बैठे हैं जो आप दूसरी ओर चले गए कि वहां पे देखिए 10 किलो आटा नहीं, न्याय नहीं। यहाँ तो सूर्य कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। रुकिए जोशी जी, रुकिए, कुछ तथ्यों पर बात होगी, ऐसे नहीं। सूर्य कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। चलो कुछ काम आ गया, पत्रकार परम चल रहे हैं। तो सूर्य कुमार जी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो जुड़ें। हालांकि वो देखिए आज की डेट में इस महामारी के बीच, कोरोना महामारी के बीच इस तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्योंकि अब जहां से आप हैं वहां से आप व्यवस्थित चीज़ों को कर सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा
कि मैं आपके चैनल पर आऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, अपने कुछ तथ्य फैक्ट रखूंगा, इसलिए वो जुड़े। हालांकि अभी कुछ तकनीकी कमी के चलते वो हमसे नहीं सीधे तौर पर जुड़ पा रहे हैं, लेकिन दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी जोशी जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए जांच तो चल रही है, लेकिन सीबीआई की जांच में भी देरी हुई। ठीक है, 1 सप्ताह में आपकी एसआईटी को जांच सौंपनी थी, उसने भी 10 दिन का समय और मांग लिया। तो ये पूरे मामले में ढिलाई, लापरवाही और ये सारी चीजें तो हुई हैं, और यही वजह है कि माननीय अदालत ने सीधे तौर पर फटकार लगाई। देखिए सुनील जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी चीजें, जो मैंने कहा ना, सरकार के अंदर जितनी चीजें हो सकती थी उनको किया, और हमने बिल्कुल जो है न्यायालय के सामने वो चीजें पेश करी, सरकार जो कर सकती थी। और देखिए न्यायालय का काम है ये, न्यायालय कुछ भी यदि कहता है तो हमने कहा ना, यदि कोई गलती चीजें हुई है तो हम उसको मानने को तैयार है, कोई चीज वहां पर रह गई है। आऊंगा आपके पास। जोशी, सूर्य कुमार एक बार फिर से शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भाई साहब। सूर्य कुमार जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, अभी देखिए सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है सीबीआई की हाथरस कांड की। आपका नजरिया, आपका अनुभव क्या कुछ कहता है, क्योंकि एक बड़े जिम्मेदार पद पर रहे हैं आप, पुलिस अधीक्षक और सुप्रीडेंट तक रहे हैं आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम को कुछ तथ्यों को उजागर करें, क्योंकि चुनौती सीबीआई के सामने भी बड़ी है। सूर्य कुमार जी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आपका सही कहना है। जिस प्रकार से ये आवेदन किया गया पीड़ित पक्ष द्वारा, इस प्रकार से हाई कोर्ट ने ये कहा कि मामले की जांच गोपनीय रखी जाए, तो उससे मुझे भी यही आभास हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई का काम कठिन होने वाला है। और वैसे इस घटना से पुलिस को भी एक सीख ली है पुलिस ने, और एक लेना चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मामले गई डीएम साहब के आदेश से भविष्य में इसमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, और साथ ही जो मीडिया को रोकने की घटना हुई, भविष्य में इससे भी जब तक कोई बड़ी मजबूरी न हो जाए तब तक पुलिस को मीडिया को नहीं रोकना चाहिए। जनता देश की जागरूक हुई है और जागरूक होना भी चाहिए, और ये बहुत अच्छा लक्षण है, लेकिन पुलिस को आगे सतर्कता बरतनी चाहिए, और ताकि इस प्रकार की घटना न हो, और साथ ही निष्पक्ष जांच हो जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है, और उसकी जांच के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही भविष्य में हो। साथ ही ये लेसन है विरोधी पार्टियों के लिए भी कि भीड़ लेकर के भाई घटना स्थलों पर न जाइए। अगर आपको संवेदना है तो व्यक्तिगत रूप से 2-4 लोग जा करके पीड़ित पक्ष से मिलाइए। ना फिर वो माहौल नहीं बन पाएगा, कि वो जो सियासत की फसल है वो कैसे कट पाएगी। हाँ, फिर वो लाठी कैसे चलाएगी पुलिस, फिर लगेगा कैसे, मीडिया अटेंशन कैसे मिलेगा, फिर वो कवरेज नहीं हो पाएगी। अगर 2-4 लोग चले गए तो चले गए। बोले भीड़ लेके जाओ यार, कोरोना काल में मारो मरो, वहां पीड़ित परिवार से संवेदना कहां। बिल्कुल, तो ये उचित नहीं था जिस प्रकार से भीड़ लेकर लोग वहां जाने लगे, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जनता ने भी इस बात की तारीफ नहीं की कि जहां इस प्रकार का आप भीड़ लेकर पहुंच जाएंगे, जांच ही नहीं करने देंगे पुलिस को और जांच टीम को, तो ये काम कठिन हो जाएगा। तो भविष्य के लिए विरोधी पार्टियों और सभी राजनीतिक दलों के लिए भी एक लेसन है। और तीसरा लेसन है कि पीएफआई जैसे संगठनों को इस तरह मैं आऊंगा, वो मेरा दूसरा विषय है, मैं आऊंगा। मैं तो अभी फिलहाल सीबीआई के तमाम तथ्यों को आपसे समझ रहा हूं और समझूंगा, वो अगले मेरे चैप्टर में है। अगला जब मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा इस आधे घंटे के अंतराल में, तब मैं पीएफआई के कनेक्शन को भी समझूंगा। लेकिन अभी तो सीबीआई के कितने सुराग हाथ लगेंगे इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। बने रहिएगा जोशी जी, आप भी, सूर्य कुमार जी आप भी। जल्द एक ब्रेक के बाद लौटूंगा। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ
ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीबीआई के हाथ कितने सुराग? जी हां, हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम की और जांच पड़ताल की लगातार तहकीकात में जुटे हुए हैं कि आखिरकार सीबीआई के हाथ कितने सुराग अब तक लग चुके हैं, क्योंकि सीबीआई की जो जांच पड़ताल है वो पहले दिन से ही बहुत ही तेजी से नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को 1 महीना हो चुका है। आज ही की वो तारीख थी जिस दिन इस पीड़िता के साथ ये घटनाक्रम हुआ और 1 महीना हो चुका है। और ऐसे में सीबीआई की टीम अब वहां पहुंची है। पूरे इलाके में जांच पड़ताल का जो सिलसिला है, जो तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का सिलसिला है, सीबीआई के मद्देनजर वो सारे चीज़ें की जा रही हैं। पहले पूरे केस को अपने हाथ में लेना, स्टडी करना उस केस की, थाने पहुंचना, वहां से पहली डायरी यानी कि FIR जो रजिस्टर था, उस रजिस्टर से लेकर तमाम सारे केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने पहले थाने में जाकर की और उसके बाद पीड़िता के गाँव पहुँची और फिर उसके बाद ये तस्वीरें आपको क्राइम सीन की हैं, जहां पर वो पीड़िता के साथ ज्यादती की गई। सीबीआई की टीम ने इस पूरे इलाके को सील किया और उसके बाद सीबीआई की टीम वहां पहुंचती है, एक एक सबूत वहां से उठाती है, एक एक सबूत वहां से जुटाने का काम करती है। इस दरमियान लोकल पुलिस का भी सपोर्ट मिलता है, हाथरस पुलिस भी लगातार साथ में रहती है। लेकिन तस्वीरों में देखिए आप, सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हाथरस केस में सबसे बड़ी एजेंसी जांच करने पहुंची है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई की जांच पड़ताल खेतों में जारी है। उस मौका वारदात पर सीबीआई की वीडियोग्राफी हो रही है। पूर्व IPS सूर्य कुमार हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ दीपक जोशी भी, माफ कीजिएगा, पंकज जोशी भी हैं। सूर्य कुमार जी, मैं आप ही के पास आऊं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा पंकज जोशी जी के पास। मैं ये जानना चाह रहा था इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि सीबीआई के लिए, जैसे देखिए पहले ही कहा कि चुनौती बड़ी है। 1 महीना पूरा हो चुका है। आज ही की वो तारीख थी जिस दिन उस बच्ची के साथ वो दरिंदगी हुई। 1 महीना बीत चुका है। ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जांच पड़ताल करने में, तमाम सबूत जुटाने में, और एक ऐसा घटनाक्रम हो जहां पर हजारों लोग वहां पहुंच जाते हो, फिर SIT वहां जांच करके जा चुकी हो। जी
ये जहां तक पीड़ित पक्ष की बात है तो एसआईटी के द्वारा पीड़ित पक्ष और जो आक्रामक पक्ष जो माना गया है दोनों की जांच हो रही है और जो बात सामने निकलेगी उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। और समझता हूं क्योंकि दोनों लोग अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पीड़ित पक्ष भी आरोप लगा रहा है और जो मुलजिम पक्ष है वो भी आरोप लगा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि बिना किसी का पक्ष लिए एसआईटी का कर्तव्य है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मामले की जांच करें और जिसका जो दोष पाया जाए, जो गलती पाई जाए, उसके अनुसार उचित कार्यवाही करें। अब तो सीबीआई एसआईटी ने तो 10 दिन का और समय मांगा था, जैसा आपने बताया कि देखिए विपक्षी दल के लोग हों या फिर तमाम ऐसे लोग जो इस घटनाक्रम से क्षुब्ध हुए और वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे, फिर चाहे जिले से ही लोग हों या बाकी अन्य जिले के और बाकी तमाम शहरों से, अन्य राज्यों से लोग पहुंचे हों, ऐसे में ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। क्या यही वजह मानते हैं सूर्य कुमार जी जो एसआईटी ने 10 दिन का समय और मांगा था? क्योंकि 1 सप्ताह का मुख्यमंत्री ने समय दिया था अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए उनको, लेकिन 10 दिन का समय और मांगा गया क्योंकि जांच प्रभावित हुई। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जब मुलजिम पक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने ये घटना की ही नहीं है, मारा ही नहीं है और बलात्कार किया ही नहीं है, तो उस बात की भी जांच होना जरूरी है, क्योंकि न्याय की निगाह में दोनों पक्षों की बात सुना जाना है और निष्कर्ष निकाला जाना है। इसलिए ये बिल्कुल वाजिब बात है कि पीड़ित की भी सुनी जाए और मुलजिम की भी सुनी जाए और फिर एसआईटी बिल्कुल निष्पक्ष सबूत के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करे। जोशी जी, आपसे देखिए मेरा वो सवाल, चूंकि आप पहले तो ये कि आपकी सरकार और सरकार से तो वाजिब सवाल बनते ही हैं, मैं उन तथ्यों पर बात करूंगा आपसे भी आज, क्योंकि विपक्ष अभी मेरे साथ इस पूरे उस मामले पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे वो सवाल करने होंगे आपसे। मुझे सबसे पहले तो ये इस बात का जवाब दीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम में अब जो कार्रवाई हो रही है, अब जो लगातार चीजें निकल के सामने आ रही हैं, या फिर इतने लेट सीबीआई पहुंचती है 25-27 दिन के बाद, ये थोड़ा पहले हो जाता तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहता क्या? लगता कि हाँ कुछ मामले में तेजी आई, लेकिन धीरे 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 स्थिति ऐसी बनती गई कि हालात विकराल हो गए। देश भर ही नहीं, बाहरी मुल्कों में भी इस बात की गूंज उठी कि हाथरस कांड में देखिए कैसे मीडिया को भी रोक दिया गया। देखिए, मैं 2 बातें बिल्कुल सुन लीजिए, आपने जो बात कही और जो क्योंकि पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं उनको इस चीज का ज्यादा अनुभव है और ज्यादा चीजें हैं। देखिए, उन्होंने चीज को देखे भी हैं और उन्होंने जो कहा कि जिस तरीके के जो वहां पर हालत हुई, लेकिन आप देखिए कि जो जो चीजें लगातार आती गई और जो जो चीजें होती रही, उन्होंने कहा कि हम आ जाए तब उसके बाद कोई भी सहायता, कोई भी किसी को पीड़ित बताने के बजाय और किसी को मुलजिम बताने के बजाय पहले प्रारंभिक जांच कर लेने दीजिए जो जांच एजेंसियां हैं, तब उसके बाद उसमें सभी पार्टियों द्वारा कार्रवाई की जाए, चाहे वो विरोधी पार्टी है चाहे सरकार है। पंकज जोशी जी हमारे साथ अभी तकनीकी कमी के चलते शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं, बीच बीच में टेक्निकल इशू भी है और कुछ नेटवर्क की भी समस्या है, लेकिन सूर्य कुमार हमारे साथ पूर्व आईएएस लगातार, माफ कीजिएगा आईपीएस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोशी जी भी चलिए जुड़ भी गए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं सूर्य कुमार जी आपसे कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर जो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं अपनी तमाम दृष्टि से, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है, ऐसे घटनाक्रम में जब आरोपी अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाए कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है, उन पर आरोप लगे और उसके बाद कार्रवाई हुई है, मुकदमा भी हुआ संगीन धाराओं में, जाहिर सी बात है बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके हिसाब से तमाम सारी धाराएं बनती भी हैं, लेकिन ये आरोपी अभी तक इस बात को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे कि हां हमने इस घटना को अंजाम दिया? इसी बात के देखिए अंततः जो विवेचना होती है पुलिस की चाहे सीबीआई की, वो सबूतों के आधार पर चलती है। मौखिक सबूत भी लिए जाएंगे, लिखित भी देखे जाएंगे और गवाहों के बयान भी लिए जाएंगे और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वास्तव में घटना क्या हुई थी और उसमें पीड़ित पक्ष वास्तव में कितना पीड़ित है और मुलजिम पक्ष वास्तव में कितना मुलजिम है। इसी आधार पर आगे फिर
जो दोषी पाए जाएंगे उन पर चार्जशीट अदालत में भेजना उचित होगा। ऐसे में क्या मानते हैं, सीबीआई की टीम जेल में जाकर उन आरोपियों से भी बयान दर्ज करेगी, उनसे पूछताछ करेगी क्या सूर्य कुमार जी? बिल्कुल, आरोपियों के बयान दर्ज होंगे, वो जेल में है तो भी उनके बयान दर्ज होंगे, उनके जो मौके के चश्मदीद गवाह हैं उनके भी बयान दर्ज होंगे, और साथ ही जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल रहे पीड़ित पक्ष की तरफ से उनके भी बयान दर्ज होंगे, और फिर उसमें सबूत निकाले जाएंगे कि वास्तविकता क्या है और किसकी क्या आपराधिक जिम्मेदारी बनती है। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सीबीआई के द्वारा की जाएगी। आपको जो सूत्रों से जानकारी मिली सूर्य कुमार जी, उसमें सीबीआई ने पीड़िता के भाई और मां से कुछ वाजिब सवाल किए, मौका वारदात पर ले जाकर बुलाकर। आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई? पहला सवाल ये पीड़िता के भाई से। उसके बाद आपने उस दिन क्या क्या देखा? आप कैसे अपनी बहन को अस्पताल लेकर पहुंचे? वारदात के वक्त पीड़िता की हालत कैसी थी? आपने मौका वारदात पर किस किस आरोपी को देखा? ये कुछ वाजिब सवाल किए गए थे। सूर्य कुमार जी। ठीक है। जी हाँ, तो सीबीआई की जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। ऐसे में देखिए, हर एक पहलू को, हर एक तथ्य को समझने की कोशिश हम भी लगातार कर रहे हैं। हमारी भी टीम वहां मौजूद है और हम तमाम एक्सपर्ट और तमाम ऐसे पूर्व अधिकारियों के द्वारा भी इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में यह भी है कि सीबीआई की जो जांच पड़ताल है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। पीड़ित पक्ष से लगातार पूछताछ की जा रही है। क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम पहुंचती है, थाने में केस को पूरे अपने हैंडओवर करती है। और कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई की टीम जब तक हाथरस कांड को सुलझा नहीं देती तब तक हाथरस में डेरा डालकर रहेगी, हर एक तथ्य को उजागर करेगी और न्याय जरूर दिलाएगी। इस कार्यक्रम के साथ सूर्य कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जो पूर्व आईपीएस थे। उनका बहुत शुक्रिया। दीपक जी आप हमारे साथ, अब माफ कीजिएगा पंकज जी, आप बने रहिएगा, पंकज जोशी जी, क्योंकि अगले कार्यक्रम में भी आपके बयान, आपकी मौजूदगी बेहद जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का है।